में मैंने फ्रेंडलिच और लैंगम्यूर वाला करवाया होगा आपको। यस सर, लास्ट लैंग्वेज करा था। लैंगम्यूर किया था ना एंड। ठीक है। यस सर। तो बेटा सबसे पहले अपना डीपीपी निकाल लो आप, ये डीपीपी डिस्कस करेंगे जो दिया था। तो डीपीपी में देख लो आपका जो भी प्रॉब्लम हो किसी का। मैं डीपीपी सॉलिड शेयर कर। स्टेट वाली कर रहे हैं ना? नहीं, ये सॉलिड स्टेट वाला नहीं है मेरे पास अभी, जो है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब लास्ट वाला होगा। सॉलिड स्टेट वाला भी रह रहा है अभी। हाँ सर, एक रह गया था ना, वो कहा था हमने नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो प्रॉपर्टी वाला जो मतलब सेकंड पार्ट वाला आयनिक सॉलिड वाला, ठीक है आज कर लेंगे, आज एंड में निकाल लेंगे इसको। पहले आप ये निकाल लो अभी। मुझे थोड़ा रिमाइंडर डाल देना जब 10-5 मिनट रह जाएं, तो फिर उसको भी कर लेंगे। ठीक है सर। अभी अभी जो मैंने आपसे शेयर किया है बेटा, वो जो लास्ट टर्म वाला होगा वो किया है। तो 1 से लेकर के आपकी स्क्रीन पे होंगे क्वेश्चन, 1 से लेकर के 3 तक किसी का प्रॉब्लम। 1 2 3। सर ये दिख नहीं रहा है सर, थोड़ा सा जूम हो जाएगा इसमें? कर लेते हैं इसको। हम्म 1 से लेके 3 तक बेटा किसी का प्रॉब्लम। 1 2 3 अब दिख रहा है बेटा। यस सर। 1 से लेके 3 तक किसी का प्रॉब्लम। 1 2 3। 6 तक बेटा किसी का 6 तक। सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, देखो अपने को ये दे रखा है। नंबर 6 में ये दे रखा है अपने को। P इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दे रखी है। तो सर ये शॉर्टकट में क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 वाला है, 6 ये वाला है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर किलोग्राम सॉल्यूशन ऑफ X इन वाटर ग्रेटर देन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ Y इन वाटर। देखो, जिसके अंदर जितने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल होंगे उसी का तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा ना। आपने मोलल तो इक्वल डाले हैं Y का और X का। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर किलोग्राम सॉल्यूशन ऑफ X इन वाटर इज ग्रेटर देन, फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कैसे आ रहा होगा? इसका मतलब उसके पार्टिकल अंदर जाके बढ़ रहे होंगे। तो X के पार्टिकल बढ़ रहे होंगे, तो जिसका X का पार्टिकल बढ़ रहा होगा इसका मतलब X डिसोसिएशन कर रहा होगा, ग्रेटर आ रहा है उसका। तो बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर का मतलब X के पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं। जब X के पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब X का डिसोसिएशन हो रहा है। X का आपका डिसोसिएशन हो रहा है। और X का जब डिसोसिएशन हो रहा है, तो X का डिसोसिएशन हो रहा है तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा आएगी इसकी। तो मोलर मास कम हो जाएगा क्योंकि वांटा फैक्टर बढ़ जाएगा। तो मोलर मास जो होगा एक्सपेरिमेंटल जो होगा वो मोलर मास कम हो जाएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपोजिट रिलेटेड होती है ना। अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा टी भी है, एक्सपेरिमेंटल तो आयोटा से मल्टीप्लाई करते हो तो आयोटा बढ़ गया है। और जो आपका थियोरटिकल डेल्टा टी भी होता है। लेकिन अगर मोलर मास निकालना हो आपको, तो मोलर मास में क्या करते हो? मोलर मास के अंदर जो आपका एक्सपेरिमेंटल होता है, उस एक्सपेरिमेंटल मोलर मास में आप जो आपका थियोरटिकल मोलर मास है, जो मोलर मास थियोरटिकल होगा उस थियोरटिकल को आयोटा से डिवाइड कर देते हो आप। तो आयोटा इंक्रीज होगा, जिसका आयोटा ज्यादा होगा उसका मोलर मास एक्सपेरिमेंटल कम हो जाएगा, तो एक्स का बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा हो जाएगा। एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, बट एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, मोलर मास कम हो जाएगा। लेकिन इधर ऑप्शन देखो, उसके हिसाब से पूछना क्या चाहता है वो सारा, उस हिसाब से आंसर दे दो। तो मोलर मास ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन द, मोल गलत हो गया, मोलर मास एक्स इज लेस देन द मोलिकुलर मास ऑफ वाई, ठीक हो सकता है। पूछना क्या चाहता है हमसे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन दिस केस? तो वाई इज अंडर गोइंग डिसोसिएशन इन वाटर, ठीक है।
वाई नहीं गया, एक्स गया है। तो नीचे वाला देखो, एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। तो एक्स जो होगा वो वाटर में डिसोशिएट हुआ है, तो डिसोसिएशन वाला आंसर देना है आपने। और एक्स का टोटल मोलर मास तो आपका सेम ही रहेगा, बस ये है कि एक्स के दो टुकड़े हो गए हैं। जैसे CH3COH है तो उसका कुछ पार्ट ब्रेक हो गया है, तो CH3COOH है, लेकिन CH3COH तो CH3COH ही रहेगा। तो CH3COO नेगेटिव दोनों का ये पार्ट रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा, एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन। जो इसका ये जा रहा है, ये डिसोसिएशन आपको करना है एक्स का। ओके सर। नेक्स्ट आ जाओ 8 तक, किसी का और प्रॉब्लम? सर 7। 7। 7 कह रहा है एट आबू माउंटेन वाटर बॉयल एट 96 डिग्री सेल्सियस, what amount of NaCl be needed in 1 kg water so that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट चेक करना है। डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा KF इंटू मोलिलिटी। डेल्टा TS और आयोटा KF इंटू मोलिलिटी आ गया। तो आयोटा से आप इसको आपका लोड डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा इंटू KF इंटू मोलिलिटी। तो डेल्टा TF में क्या दे रखा है, एट द माउंट आबू बॉयल at 90 degree Celsius, what amount of NaCl is added in 1 kg water so at that it 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो डेल्टा TF में वैल्यू रख दो, कितना चेंज चाहते हो आप। 96 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है, बी वाला है बॉईल हो रहा है डेल्टा टीवी, तो बॉईल हो रहा है आपका 96 डिग्री सेल्सियस पर। तो और व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl needed in 1 kg वाटर सो दैट इट बॉईल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप चेंज कितने का चाहते हो, 4 डिग्री सेल्सियस का, तो 4 लिख दो यहाँ पर। आयोटा की वैल्यू 1 रखो, कुछ नहीं दिया हुआ। NaCl है तो 2 रखो। KF की वैल्यू रख दो, या KB की जो भी है 0.52, 0.52। मोलिलिटी रखो, कैलकुलेट करो, देखो इसको मोलिलिटी जो आपका दे रखा है कितना दे रखा है, व्हाट अमाउंट निकालना है 58.5 है, इंटू यहाँ पर वाटर देख लो 1 kg है ही। सोल्व करके इसको वैल्यू निकालो, देखो कितना आता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा अभी कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, आवाज देख रहा हूँ मैं वही।
हाँ बेटा, तो इसका कैलकुलेट करो, देखो वेट निकालो, ये आ जाएगा आपका वेट। आ रही है ना आवाज, आ रही है ना बेटा? अभी कैलकुलेट किया ये? यस सर 22.5 यस आ सर। रही है। 22 पॉइंट, वो कोई 22.5। तो ये कोई हो गया होगा, आपसे मिस हो गया होगा, क्योंकि 225 दे रखा है ना उसने। तो देखो कैलकुलेशन दोबारा देख लो उसका, क्योंकि ये तो 18 है, ये 58 है, तो 58 होगा। मैं अगर सीधा सीधा भी देखूं तो ये देखो 0.5, ये 1 हो गया, तो 58 को 4 से करूंगा तो 200 तो सीधा दिखाई दे रहा है मुझे, इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है आपका, ओके सर। है ना? तो नेक्स्ट देखो 11 तक बेटा, किसी का 11 तक? इलेवन तक नहीं है किसी का? दूसरा। अब देख लो इसमें से कोई आपका 12 से लेकर के 14 तक, 12 to 14, आगे चल लो 17 तक किसी का बेटा? अप टू 17, इधर आ जाओ 20 तक किसी का प्रॉब्लम? 19 सर। 19 में कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन आर 4630, if the vapor pressure of a solution of two liquid is 38 mm, if the vapor pressure of the two solution 38, the mole fraction of n hexane, तो आप ये ले लो कि एक ले लो आप n हेक्सेन का XA मोल फ्रैक्शन ले लो, और एक दूसरे वाला जो भी दिया हुआ है आपको सेकंड वाला हेप्टेन, n हेप्टेन हो जाएगा 1 माइनस XA, जिसको XB भी ले सकते हो आप। अब सोल्व कर लो बेटा, सिंपल सा है, पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए XA प्लस पी नोट बी और XB। पी टी टोटल प्रेशर दे रखा है आपको 38, राउंड्स लगा दो, ये कितना है पहले वाले का 46 इंटू XA प्लस पी नोट भी कितना दे रखा है 13, एक्स बी को भी इसी टर्म में लिख दो 1 माइनस एक्स से, जिससे एक्स से वेरिएबल हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो इसको। क्लियर? नेक्स्ट चलें बेटा। यस सर। तो नेक्स्ट जो पार्ट था, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट था, जिसमें से हम जो हमारा ये कोलोइडल सॉल्यूशन पार्ट है, इसमें दो पार्ट करते हुए, एक आप सरफेस केमिस्ट्री वाला कुछ पार्ट देखा था, साथ में कोलोइड्स वाला। कोलोइड्स के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आप देख लेना, इसकी वजह कोई और जो है डिफिकल्ट टॉपिक वो क्लियर कर लेंगे हम। कोलोइड्स में जो पॉइंट है, एक तो देखो आपको कोलोइड का साइज पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है काफी, साइज ऑफ कोलोइड। साइज ऑफ कोलोइड जो होता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस एज ए कोलोइड वर्क कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये उसके साइज पर डिपेंड करेगा। अगर किसी भी पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10,000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, तो वो कोलॉइड बिहेव कर सकता है। कोई भी मटेरियल का साइज इतने से इतना हो जाएगा तो वो आपका कोलॉइड बिहेव करेगा। जब ये कोलॉइड बिहेव करता है तो वैसे तो डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन इसमें जो एक टाइप के कोलॉइड होते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड, इसके किस सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं कोलॉइड वाले के। एक होते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड, उसको बोलते हैं मिसेल्स। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं, जैसे कोई मटेरियल है, जैसे हमारे पास सोप है या डिटर्जेंट है। सोप और डिटर्जेंट में फर्क क्या है कि जो सोप है उसमें एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है आर की लॉन्ग, और COH ग्रुप होता है।
जैसे Na या पोटेशियम कुछ भी। और डिटर्जेंट में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है या सल्फोनिक ग्रुप होता है, SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव वगैरह ये होता है। तो जो भी डिटर्जेंट या सोप होता है, उस सोप का एक मोलिक्यूल इस टाइप से होता है। तो जब इन मोलिक्यूल का कंसंट्रेशन लो रहता है, जब इनकी लो कंसंट्रेशन होती है, सोप की कंसंट्रेशन काफ़ी लो रहती है वाटर के अंदर, लो कंसंट्रेशन होती है, तो ये एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इनका टोटल मिलके जो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, और ये जो होता है आपका, कहीं से भी इसको फिल्टर करेंगे तो फिल्टर हो जाएगा, पर्चमेंट पेपर से भी फिल्टर हो जाएंगे क्योंकि उनके पोर से ये पास हो जाएंगे। यही सोप के जब लो कंसंट्रेशन होगी तो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट चाहे आप पर्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन, फिल्टर पेपर से पास करोगे तो ये पास हो जाएंगे। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है, हाई कंसंट्रेशन हो जाती है, तो ये इकट्ठा हो जाते हैं, हाई मोलिक्यूल इकट्ठा होकर के कोलॉइड वाले साइज में आ जाते हैं, इसमें साइज में आ जाते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन पर ये जो एक्ट करते हैं, एक्ट एज ए कोलॉइड एक्ट करते हैं। और एज ए कोलॉइड एक्ट करते हैं तो अब क्या है कि इसको किसी मेम्ब्रेन से पास करोगे, पर्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन से, देन इट कैन नॉट बी डिफ्यूज, बिकॉज इसके पार्टिकल भी अब बड़े साइज में इकट्ठे होके हो गए हैं, तो ये डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। तो ये फर्क होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या कोलॉइड में। तो एक ही सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट भी एक्ट कर सकता है, कोलॉइड भी एक्ट कर सकता है, इट ऑल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। अब होता क्या है एक्चुअल में, ये बड़े पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन पर क्या करते हैं, तो हाई पार्टिकल पर ये कंसंट्रेशन, जैसे एक मोलिक्यूल आपने पढ़ा RCOO पार्ट, तो एक्चुअल में ये जो R पार्ट होता है एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये हेड होता है, और ये टेल है। ये जो टेल होती है ये जो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है, और जो ये वाला पार्ट, चार्ज वाला पार्ट होता है, ये हेड होता है। तो ये लॉन्ग जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है ये नॉन पोलर है। ये टेल जो होती है इसकी नॉन पोलर टेल होती है। तो नॉन पोलर टेल जब भी होती है तो ये वाटर से रिपेल करेगी, इसलिए इसको हम हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक है। लेकिन ये वाला जो चार्ज वाला पार्ट होता है इसको हम हेड बोलते हैं, और इसमें चार्ज है इसलिए इसको पोलर हेड बोलते हैं, ये पोलर पार्ट है। हेड जो होता है वो पोलर होता है, और इस जो पोलर हेड होता है ये वाटर के साथ, वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है तो उसको लाइक करता है, इसलिए इस पार्ट को हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो होता क्या है कि सपोज साबुन एक क्लीनिंग एक्शन कैसे करता है कि सपोज एक कपड़े के ऊपर कोई दाग लग गया, ऑयल आ गया, तो ऑयल खुद एक नॉन पोलर पार्ट है, तो ये जो इसकी हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसके, मतलब नॉन पोलर टेल है, ये इसमें फंस जाती हैं, इकट्ठा होके ऐसे आ जाती हैं सोप की। और ये इकट्ठा होके जब ऐसे आ जाती हैं, और बाहर की साइड जो होता है इसका पोलर हेड रहता है, और इसकी कंसंट्रेशन जब एक इस साइज में आ जाए कि इसका साइज ऊपर जो रेंज देख रहे हो 10 एंगस्ट्रॉम से ऊपर होने लग जाएगा, तो ये आपका कोलॉइड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये जो पूरा क्लस्टर बनता है, जो गुच्छा बनता है, इसी को मिसेल्स बोलते हैं हम, मिसेल्स। और जिस कंसंट्रेशन पर ये बनना स्टार्ट होता है उसको CMC बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। और जिस टेम्परेचर पर ये बनता है उसको क्राफ्ट टेम्परेचर भी बोलते हैं हम। तो अब क्या होता है कि ये इस टाइप से, तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट अंदर की साइड रहेगा, कौन सा पार्ट बाहर ओपन रहेगा। तो जो पोलर पार्ट होते हैं वो बाहर की साइड रहते हैं मिसेल्स में, और जो ये वाले पार्ट होते हैं ये अंदर की साइड रहते हैं। अब जैसे ही वाटर आता है, ऐसे ऊपर वाटर डाला जाता है कपड़े धोने के लिए, तो वाटर आएगा तो इन पार्ट को इकट्ठा करके बाहर ले जाएगा, तो ये सारा का सारा मिसेल्स बाहर हो जाएगा, इस दाग को भी अपने साथ ले जाएगा कपड़े के साथ, और ये जो होता है इस टाइप से क्लीनिंग एक्शन होता है। तो कोई भी मटेरियल जो है उसका अगर ये वाला साइज आ जाए, देन इट कैन एक्ट एज ए colloid, and best example is the associated colloid. If molecules of soap or detergent are associated and to make the size of more than 10 angstrom, then it act as a colloid. तो इसका ये एग्जांपल है, और इस मिसेल्स को ऐसे ध्यान रखना है आपने। इसको आप डिफरेंट टाइप से प्रिपेयर कर सकते हो आप इसको।
इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। बड़े टुकड़े हैं तो उसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो, छोटे हैं तो बड़े कर दो। तो इसमें आप एक तो डिसइंटीग्रेशन भी कर सकते हो, डिसइंटीग्रेशन मेथड, या आप इसका एसोसिएशन मेथड भी कर सकते हो। छोटे हैं तो उनको इकट्ठा कर दो, जैसे ऊपर देखो एसोसिएशन मेथड था, कम पार्टिकल थे तो इकट्ठा होके बन गए। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप जैसे आपके मान लो मेटल का सोल तैयार करना है आपको, मेटल सोल है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक आर्क मेथड यूज करोगे। इलेक्ट्रिक आर्क, जब दो इलेक्ट्रिक वाले आर्क ऐसे लगाओगे आप, दो मेटल ले लो, उनके इलेक्ट्रिक आर्क को आप पास करोगे तो करंट पास करोगे इसमें, तो ये टूट टूट के नीचे गिरने लग जाएंगे। नीचे कोई सॉल्वेंट होगा प्रॉपर, उसमें जा करके ये छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे डिस्पर्स हो जाएंगे, तो मेटल सोल तैयार हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास मान लेते हैं कोई प्रेसिपिटेट है, पीपीटी है किसी का, तो देखो पीपीटी पड़ा है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो पीपीटी में कोई ऐसी चीज डाल दें, इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, ये प्रेसिपिटेट है, इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट डालोगे आप, तो इलेक्ट्रोलाइट इन टुकड़ों को अलग अलग कर देगा और ये कोलोइडल साइज में अलग अलग टुकड़े आ जाएंगे, तो आपका ये कोलोइड बन जाएगा। तो इसको पेप्टाइजेशन बोल देते हैं। फ्रेश प्रेसिपिटेट से कोलोइड बना देते हैं तो उसको हम पेप्टाइजेशन बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा भाई पेप्टाइजेशन क्या है, तो सिंपल है, आपने बताना है कि भाई प्रेसिपिटेट को कोलोइड पार्टिकल में करते हैं तो पेप्टाइजेशन हो जाता है। और आप केमिकल मेथड भी यूज कर सकते हो। देखो केमिकल में, जैसे मान लो आपके पास कोई भी ऐसे फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड में वाटर डाल दो आप, तो वाटर डालोगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, और फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन के ये जो आपका है फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड के ये इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल बना देगा। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, हाइड्रोलिसिस। तो इसका मतलब आपने क्या यूज किया, हाइड्रोलिसिस यूज कर सकते हो, हाइड्रोलिसिस यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे नॉन मेटल है, जैसे सल्फर है, H2S, सल्फर का ऑक्सीडेशन -8 है, इससे आपने सल्फर का सोल तैयार कर लिया, तो देखो -2 से 0 तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो नॉन मेटल है तो ऑक्सीडेशन यूज कर सकते हो। ये यहाँ सल्फर का सोल कर रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा भाई नॉन मेटल है तो क्या केमिकल रिएक्शन दे सकते हो, तो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। नॉन मेटल है तो ऑक्सीडेशन। या फिर देखो आप मेटल है तो रिडक्शन यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई मेटल है, जैसे नाइट्रिक एसिड वगैरह, किससे यूज करते हैं, मेटल है जैसे OCl3। अब मेटल का सोल तैयार करना है AU, ये अब की बार मेटल होगी, तो मेटल का सोल तैयार करना है सपोज आपने, तो मेटल का सोल तैयार करोगे तो इधर देखो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पर 0, तो +3 से 0 का मतलब रिडक्शन कर रहे हो। तो मेटल है तो किसके थ्रू करोगे, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल बाई ऑक्सीडेशन सोल तैयार करते हैं, मेटल है तो बाई रिडक्शन। ये केमिकल रिएक्शन भी आप छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रख सकते हो आप। इसमें मेन जो इसकी आती है वो प्रॉपर्टी आती हैं जो हम इसमें करते हैं। मेन चीज जो है इसका वो प्रॉपर्टीज हैं। और प्रॉपर्टीज में भी वैसे तो जनरल प्रॉपर्टी है आपकी, कई जनरल प्रॉपर्टी हैं, जैसे आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि इसमें पढ़ते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, सिंपली अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलोइड के पार्टिकल हैं वो इधर उधर इधर ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, कोलाइड के पार्टिकल जब तक एक दूसरे से नहीं टकराते, तो इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बाद आपकी आती है एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। लाइट से रिलेटेड है कि अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें लाइट डाली जाए, अंदर कोलाइड के पार्टिकल होंगे, तो लाइट का पाथ जो होगा अंदर ल्यूमिनियस पाथ दिखाई देगा ये आपको, ल्यूमिनियस पाथ। तो ल्यूमिनियस मतलब विजिबल पाथ दिखाई देगा आपको अगर कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, तो लाइट डालोगे तो ल्यूमिनियस पाथ, विजिबल पाथ दिखाई देता है, इसी को हम टिंडेल इफेक्ट बोलते हैं। यही जो होता है हमारा
टिंडेल इफेक्ट होता है। ये टिंडेल इफेक्ट आता क्यों है? स्कैटरिंग, क्योंकि जैसे लाइट के पार्टिकल आएंगे इससे स्कैटर हो जाएंगे, तो बाई टिंडेल इफेक्ट बाई स्कैटरिंग। आपसे पूछेगा क्यों होता है, तो स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग में फिर सारी फिजिक्स लग जाएगी। तो इसके लिए आने वाली लाइट का साइज और पार्टिकल का साइज सेम होना चाहिए। साइज ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड पार्टिकल। अब ये सारी फिजिक्स है, फिर पार्टिकल शुड बी सेम, शुड बी सेम। तो जितना साइज में इक्वलिटी आएगी उतनी स्कैटरिंग बेस्ट होती है। और जो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं मीडियम के और लाइट के, तो रिफ्रैक्टिव मीडियम के और इसके आपके कोलॉइड के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। मोर डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू की वैल्यू होती है ना। तो आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, जो विजिबल पाथ दिखता है उस जो टिंडेल इफेक्ट बोलते हैं वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। होता क्यों है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। स्कैटरिंग के सारे प्रिंसिपल इस पर अप्लाई हो जाएंगे। तो बेस्ट स्कैटरिंग के लिए आने वाली लाइट और पार्टिकल का साइज है तो वो सेम होना चाहिए। और जो सॉल्वेंट है और इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं उनमें डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना स्कैटरिंग बेस्ट होती है। एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, तो कोई भी कोलॉइड होता है तो कोलॉइड पर कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर आपका नेगेटिव होगा। जनरली कुछ एग्जांपल क्लियर हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड लेते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड ये पॉजिटिव कोलॉइड में आते हैं। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये पॉजिटिव कोलॉइड के अंदर आते हैं। और नेगेटिव में जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड जैसे आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लड डाइज, जो एसिडिक डाइज वो भी इसी के अंदर आती हैं, एसिडिक डाइज। और क्या ले सकते हो आप, हाँ क्ले वगैरह जितने भी एग्जांपल हैं ये सारे इसी के अंदर आते हैं। तो जनरली क्या वो याद करना पड़ता है कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव। तो कोई भी कोलॉइड अगर होगा तो कोलॉइड पार्टिकल पर कोई न कोई चार्ज होगा। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो कोलॉइड का पार्टिकल अपने से अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेगा। सपोज पॉजिटिव कोलॉइड है तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये नेगेटिव पोल की तरफ मूव करके यहाँ जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, अपना चार्ज खत्म कर देगा और बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बनाने लगेगा। तो ये जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ कोलॉइड पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ कोलॉइड पार्टिकल टुवार्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड, toward opposite electrode in the presence of electricity, electrode in the presence of electricity। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर आप करोगे कोलॉइड पार्टिकल टुवार्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये ध्यान रखना है, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अगर यही वर्ड यहाँ पर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होता तो ऑस्मोसिस में सोल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करता, उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस अगर ये वर्ड आ जाए तो कीप द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड फोरोसिस। फोरेसिस में किसका मूवमेंट होता है, देखो बेटा कोलॉइड मतलब सोल्यूट का होता है। और ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रो। अगर यहीं पर इलेक्ट्रो मैं ऑस्मोसिस कर दूंगा तो इलेक्ट्रोमोसिस में सोल्यूट पार्टिकल मतलब कोलॉइड पार्टिकल नहीं करेगा, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो पार्टिकल मूव करता है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल है, ये भी अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट, लेकिन ये सॉल्वेंट पार्टिकल का है और ये जो आपका है कोलॉइड पार्टिकल का। तो ध्यान रखना, यहाँ पर उलझा देता है बच्चों को। तो अल्टीमेटली ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि आप किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन कैसे करते हो, प्रेसिपिटेशन कैसे करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चनिंग सबसे ज्यादा होती है, कोगुलेशन।
कोगुलेशन, या इसको फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम। देखो, कोगुलेशन हो, फ्लोकुलेशन हो, प्रेसिपिटेशन हो, कुछ भी अगर है तो ये इतना सा पॉइंट है कि अगर हम कोलाइड पार्टिकल के ऊपर वाले चार्ज को डैमेज कर दें, चार्ज को खत्म कर दें, तो चार्ज खत्म हो जाएगा तो कोलॉइड पार्टिकल इकट्ठा होके बैठ जाएंगे। तो कोगुलेशन का मतलब ही ये है कि जो कोलॉइड है, कोलॉइड को पीपीटी में कन्वर्ट करना। पीपीटी में कन्वर्ट किसके थ्रू होता है? बाय डिस्ट्रॉइंग द चार्ज। आप चार्ज डिस्ट्रॉय कर दो कोलॉइड के पार्टिकल पर, चाहे वो पॉजिटिव कोलॉइड है नेगेटिव, उसका चार्ज डिस्ट्रॉय कर दो तो वो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किस किस के थ्रू कर सकते हो बाय डिस्चार्जिंग चार्ज? तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप क्या कर सकते हो कि जैसे ऊपर देखा अभी, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हो आप, इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिस्चार्ज कर सकते हो आप। दूसरा क्या कर सकते हो? रैपिडली डाइल्यूशन करते जाओ, बार बार पानी में मिला करके ऐसे फेंटते जाओ, रैपिडली डाइल्यूशन, इससे भी चार्ज खत्म हो जाते हैं। और म्यूचुअल मतलब पॉजिटिव कोलॉइड में नेगेटिव कोलॉइड कर दो तो म्यूचुअल कोगुलेशन कर सकते हो, म्यूचुअल, उससे भी कोगुलेशन। इसमें क्या है कि जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड अभी आपने पढ़ा, फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव कोलॉइड है, इसमें आर्सेनिक सल्फाइड मिला दो, ये नेगेटिव कोलॉइड है, तो एक दूसरे के चार्ज को ये आपस में कैंसिल कर देंगे, तो इसको म्यूचुअल कोगुलेशन कहते हैं। और एक आप क्या कर सकते हो? बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हम किसी को भी कोगुलेट कर सकते हैं। तो ये कोगुलेट कैसे कर सकते हो? बाय इलेक्टिंग, तो इसको बोलते हैं, ये वाला जो पॉइंट आता है आपका, इसको हम हार्डी सुलजे रूल से पढ़ते हैं। तो वो क्या कहता है हार्डी सुलजे रूल? कहता है अगर आप इलेक्ट्रोलाइट से कोगुलेट करना चाहते हो तो आप कोई भी कोलॉइड्स जो होता है, कोई भी कोलॉइड, कोलॉइड कोलॉइड आर कोगुलेटेड colloids are coagulated from opposite charged ion of electrolyte, opposite charge ion of electrolyte, colloids are coagulated from opposite charge ion of electrolyte and more the magnitude of opposite charge, जितना ज्यादा अपोजिट चार्ज होगा, जिसको आप वैलेंसी बोल सकते हो, more the magnitude of opposite charge, more the coagulation power, more the coagulation power of electrolyte। और कोगुलेशन पावर ज्यादा का मतलब उसका अमाउंट कम खर्च होगा कोगुलेट करने के लिए, एंड लेस द कोगुलेशन वैल्यू। तो इस पॉइंट पर बेटा बहुत अच्छे से ध्यान देना है, आपने तीनों पॉइंट को एक साथ लेके चलना है। मतलब सपोज एज एग्जांपल मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है FeOH थ्राइस, और ये सपोज है पॉजिटिव कोलॉइड, ये पॉजिटिव कोलॉइड होगा। तो पॉजिटिव कोलॉइड हो गया, तो इस पॉजिटिव कोलॉइड को मैं इलेक्ट्रोलाइट से कोगुलेट कर सकता हूं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या ले सकता हूं मैं? अब पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन कोगुलेट करेगा। जैसे सपोज मेरे पास एग्जांपल है KCl, K2SO4, KCl, K2SO4, K4FeCN6, बहुत सारे एग्जांपल ये ले लिए। तो अब देखो, अगर ये पॉजिटिव कोलॉइड है तो इसको जो आयंस होंगे वो नेगेटिव आयन कोगुलेट करेंगे। इसका KCl का Cl नेगेटिव,
SO4 का SO4 2 नेगेटिव, FeCN6 का ये 4 नेगेटिव। तो कोलॉइड्स आर कोगुलेटेड फ्रॉम अपोजिट चार्ज आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड आ जाए देन यू विल गिव द काउंटर आयन। पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन देंगे, काउंटर आयन। तो इस कोगुलेशन किससे होगा? क्लोराइड से, सल्फेट से और FeCN6 से। दूसरी बात क्या की? मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट चार्ज। अब जो नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे और नेगेटिव का जितना ज्यादा वैलेंसी बढ़ता चला जाएगा, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता चला जाएगा, उतना इसकी कोगुलेशन पावर इंक्रीज होती जाएगी। तो सो वी कैन सी हेयर if you want to see the coagulation power of these electrolyte for ferric hydroxide coagulate, तो Cl नेगेटिव से ज्यादा SO4 नेगेटिव में हो जाएगी और सबसे ज्यादा FeCN6 4 नेगेटिव में आ जाएगी। तो इधर जाओगे तो कोगुलेशन पावर, Cp लिख रहा हूं मैं, कोगुलेशन पावर इंक्रीज होगी क्योंकि वैलेंसी इंक्रीज हो रही है। तो अपोजिट वैलेंसी जितना इंक्रीज होगा, कोगुलेशन पावर उतना इंक्रीज होगा और कोगुलेशन वैल्यू डिक्रीज होगा। मतलब जो जितना ज्यादा पावरफुल है उसका अमाउंट उतना कम लगेगा कोगुलेट करने के लिए, और जो अमाउंट लगता है उसी को कोगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। कोगुलेशन वैल्यू डिक्रीज होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए मैक्सिमम कोगुलेशन वैल्यू किसका होगा? बताओ बेटा किसका होगा? मैक्सिमम कोगुलेशन वैल्यू किसका लगेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए? हेलो, सुन रहे हो बेटा? मुझे आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ, सर। मेरे तो रिप्लाई करो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि ये फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइड के लिए क्वेश्चन आ गया आपका कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट गिव मैक्सिमम कोगुलेशन वैल्यू फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये दे दिए। तो कोगुलेशन वैल्यू मैक्सिमम किसका आएगा? KCl। KCl का, क्योंकि उल्टा चलना है आपने। कोगुलेशन जो वैलेंसी और पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वैल्यू उल्टा है। तो कोगुलेशन वैल्यू मैंने मैक्सिमम बोला है, कोगुलेशन वैल्यू मैक्सिमम, इसका मतलब कोगुलेशन पावर मिनिमम, मतलब वैलेंसी मिनिमम, तो KCl हो जाएगा। तो ये जो होगा ये आपको देगा मैक्सिमम कोगुलेशन वैल्यू, और ये जो देगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम पावर है तो ये आपका मिनिमम अमाउंट लगेगा, इसलिए आपको बोलोगे इसको मिनिमम कोगुलेशन वैल्यू। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं कोई, सपोज हम ये एग्जांपल ले लेते हैं आर्सेनिक सल्फाइड वाला। आर्सेनिक सल्फाइड है AS2H3, ये नेगेटिव कोलॉइड होता है। अब ये नेगेटिव कोलॉइड है, तो नेगेटिव कोलॉइड को अब अपोजिट चार्ज मतलब कैटायन इसको कोगुलेट करेंगे। कैटायन कोगुलेट करेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपसे KCl, MgCl2, AlCl3, सपोज ये ले लिए। तो ये नेगेटिव कोलॉइड है, देखो नेगेटिव कोलॉइड है। देन नेगेटिव कोलॉइड को पॉजिटिव आयन कोगुलेट करेंगे, तो अब की बार इसके कोगुलेशन आयन ये होंगे K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। वापस वही बात, इधर से इधर जा रहे हो तो वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, अपोजिट चार्ज की वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, तो कोगुलेशन पावर इंक्रीज हो रही होगी और कोगुलेशन वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। तो इसमें कोगुलेशन वैल्यू जितना पावर ज्यादा होगा, वैलेंसी ज्यादा होगा, कोगुलेशन वैल्यू उतना कम होगा। कई बार मतलब बहुत कम चांसेस हैं, सबसे ज्यादा चांसेस ऐसे ही हैं जैसे क्वेश्चन किए हमने, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि नॉमेरिकल कई बार पूछा जाता है, मतलब कम चांसेस में पूछा जाता है। वैसे ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। पूछा जाएगा भाई कि ये आपके पास कोलॉइड है, इसको बताओ कोगुलेट कौन करेगा। तो इसमें नोट देखना है कि कोगुलेशन वैल्यू का कैलकुलेशन करना है। तो कोगुलेशन वैल्यू बिल्कुल आप जैसे आप मोलरिटी निकालते हो वैसे निकालोगे, बस फर्क इतना है कि नंबर ऑफ मोल यहाँ मिली मोल लेने हैं आपने, नंबर ऑफ मोल्स मिली मोल लेने हैं। या आप ऐसा कर दो ना, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये आपने लीटर में लेना है, वॉल्यूम लीटर। तो ये मोलरिटी हो गई। तो मोल को किस में रखना है आपने? मिली मोल में रखना है। तो मिली मोल में कैसे होगी? जैसे 1 मोल है तो मिली मोल कितने हो जाएंगे? 1000 मिली मोल, 1000 मिली मोल। तो मोल अगर रखे हुए हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये मोल अपने आप मिली मोल हो जाएगा। अब तो ये मोल है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मिली मोल। या ये भी तो कह सकते हो, जो आपको मोल गिवन होते हैं n और वॉल्यूम मिलीलीटर में रख दो, जैसे मर्जी आप कर लो। तो उसके अंदर आपको ये देखना रखना है कि मोलरिटी है VL इंटू 1000, तो वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में रख देंगे हम तो मिली मोल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं कि कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ
millimole of electrolyte used for coagulation of 1 liter colloidal solution। सिंपली कोई भी अगर आ जाए न्यूमेरिकल तो बच्चे बड़े घबरा देते हैं, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे आप मोलरिटी निकालते थे वही है, बस मोलरिटी में वॉल्यूम लीटर में रखते थे, तो अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है तो डायरेक्ट मिलीलीटर में लिख दो, नंबर ऑफ मोल डाल दो, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सपोज ऐसे प्रॉब्लम दे दिया मैंने, इफ मैं लिख दिया इफ 5 मिलीमोल आर if 5 millimole are required to coagulate 500 milliliter of colloidal solution of colloidal solution, then what is the coagulation value? तो आप कोई भी एक बेसिक फार्मूला यूज कर लो। अगर आप V मिलीलीटर वाला ले रहे हो तो ये मोल लिखो, तो क्या लिखोगे आप, कोगुलेशन वैल्यू इज इक्वल टू, आपको मिलीमोल चाहिए ये, नंबर ऑफ मिलीमोल, और अगर आप नंबर ऑफ मिलीमोल सीधा रख रहे हो तो जो भी यूज कर लो, जैसे मोल बनाना चाहते हो मोल लिख लो, ये मोल है ना, एन मोल है तो मोल लिख लो, तो 5 मिलीमोल को मोल कर दो, 5 इंटू 10⁻3, ये हो गया मिली, ये एन आ गया, एन अपॉन वी मिलीलीटर में चाहिए, देखो कितना दे रखा है 500 मिलीलीटर, तो 5 से ये कैंसिल हो गया 100, तो 10⁻⁻5 आ गया। तो कोगुलेशन वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, बस ये ध्यान रखना मोल नहीं कैलकुलेट करने, मिली मोल कैलकुलेट करने। तो मिली मोल में आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो नंबर ऑफ मोल लिखना चाहते हो तो वॉल्यूम मिलीलीटर में लिख लो, या एन अपॉन वी रख के 1000 लगा दो आप ऊपर, अगर वी लीटर में लेना चाहते हो, वॉल्यूम लीटर में लेना चाहते हो तो ऊपर 1000 लगा दो और नंबर ऑफ मोल लिख दो यहाँ पर। तो एक आपका ये कोगुलेशन वैल्यू वाला पॉइंट इसमें आता है आपका। तो ये एक आपका बेटा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोगुलेशन वैल्यू वाला रहेगा। और एक और रहेगा आपका, इसको बोलते हैं हम प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल
सॉल्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब आपको कोगुलेशन से प्रिवेंशन करना है, प्रोटेक्शन करना है, या प्रिवेंशन बोल दो। सर हाँ, सर सीवी की कोई यूनिट नहीं होती? कोगुलेशन वैल्यू तो वह है ना, ये आपका मिली मोल पर लीटर आ जाएगा यूनिट। जैसे मोलरिटी का क्या लेते हो, मोलरिटी मोल पर लीटर लेते हो, बस यहाँ पर मोल ना लेके मिली मोल ले लेना, मिली मोल पर लीटर। प्रिवेंटेशन या प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रिवेंटेशन या प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सपोज आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, देखो एक सपोज ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसको आपने बोल दिया कि ये आपके पास एक लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, और इधर से हम क्या डाल रहे हैं, सपोज इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl डाल दिया। NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट आ गया सपोज NaCl। तो NaCl अगर आएगा तो इस कोलोइड को कोगुलेट करेगा, इसका अपोजिट आयन। इस कोगुलेशन को बचाने के लिए क्या करते हैं, इधर से एक लायोफिलिक कोलोइड डाल देते हैं, लायोफिलिक कोलोइड। तो लायोफिलिक कोलोइड आकर के इसके ऊपर लेयर बना लेता है ऐसे, और इसके इफेक्ट को नहीं आने देता, इससे इसका कोगुलेशन नहीं हो पाता। तो ये लायोफिलिक कोलोइड्स जो होते हैं वो लायोफोबिक कोलोइड के ऊपर कवर डाल देते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट इसको कोगुलेट नहीं कर पाता। दैट इज द नोन एज प्रिवेंटेशन और प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसमें भी लायोफिलिक कोलोइड का कितना मिलीग्राम जो होता है, 1 मिलीलीटर, ये 1 मिलीलीटर लेते हैं NaCl, 1 मिलीलीटर, और ये सपोज ले लेते हैं 10 मिलीलीटर। तो 10 मिलीलीटर लायोफोबिक कोलोइड को 1 मिलीलीटर NaCl से कोगुलेशन से बचाने के लिए कितना आपको इसका मिलीग्राम चाहिए, रिक्वायर्ड मिलीग्राम, उसको हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। रिक्वायर्ड मिलीग्राम मतलब अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट इन मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलोइड, इसी को हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। तो आपने आगे इसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं जाना, रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपको। तो आपका जो प्रॉब्लम आएगा ये देखा जाएगा कि प्रिवेंटेशन या प्रोटेक्शन है, तो कौन करता है प्रोटेक्शन, किससे करता है। कोई भी लायोफोबिक कोलोइड है, ऊपर वाला टॉपिक पढ़ा हमने, उसको कोगुलेट किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइट से, लेकिन अगर उसमें लायोफिलिक कोलोइड डाल दे तो ये इसको प्रोटेक्ट कर लेगा, ये प्रोटेक्शन लेयर बना देगा, तो कोगुलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये जो प्रोटेक्शन पावर देता है ये हमेशा लायोफिलिक कोलोइड देते हैं, और लायोफिलिक कोलोइड का जितना मिलीग्राम अमाउंट में लगता है उसको हम गोल्ड नंबर बोलते हैं। तो वापस वही बात, जितना ज्यादा अमाउंट लगेगा तो उसका मतलब उसकी प्रिवेंटेशन पावर कम होगी। तो बिल्कुल पहले की तरह चलो कि अगर हमारे पास अमाउंट ज्यादा लग रहा है, जो लायोफिलिक कोलोइड है इसका अमाउंट ज्यादा यूज हो रहा है, अमाउंट यूज हो रहा है ज्यादा, तो इसका मतलब अमाउंट यूज ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी प्रोटेक्शन पावर है कम, प्रोटेक्शन पावर कम हो रही है। प्रोटेक्शन पावर कम हो रही है तो गोल्ड नंबर ज्यादा होगा, GN गोल्ड नंबर ज्यादा। तो गोल्ड नंबर जिसके ज्यादा होते हैं उसकी प्रोटेक्शन पावर कम होती है, तो उल्टा चलेगा ये भी। इसलिए आप गोल्ड नंबर चेक करो, मान लो गोल्ड नंबर है आपके पास, मैंने दे दिया एक का 3 है, एक का 5 है, एक का 7 है गोल्ड नंबर, तो जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होगा उसका अमाउंट उतना ज्यादा इफेक्टिव है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इधर से इधर जाओगे तो गोल्ड नंबर इंक्रीज हो रहा है तो पावर इधर इंक्रीज होगी, तो प्रोटेक्शन पावर उसकी ज्यादा होती है जिसका गोल्ड नंबर कम होता है। गोल्ड नंबर कम होगा, प्रोटेक्शन पावर ज्यादा होगी। तो दो कॉन्सेप्ट हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक आप कोगुलेट करना चाहते हो तो कोगुलेशन वैल्यू, और एक आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो कोगुलेशन से तो गोल्ड नंबर। कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी, कोगुलेशन वैल्यू कम होगी। यहां पर प्रोटेक्शन पावर ज्यादा होगी, गोल्ड नंबर कम होगा। और एक अभी इन दिनों में देख रहा हूं जो आपके NTA के प्रॉब्लम वगैरह आ रहे हैं, NTA के क्वेश्चन, उसमें इस पॉइंट को उसने टच किया है किसी जगह, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको।
कुछ एग्जाम्पल उसने यहां दिए हैं। सिलेक्टिव आयन एडजॉर्प्शन, सिलेक्टिव आयन एडजॉर्प्शन। देखो सपोज, इसको एग्जांपल से समझना है। सपोज हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पता करना है कि कोलॉइड किस टाइप का बनेगा, पॉजिटिव कोलॉइड बनेगा या नेगेटिव कोलॉइड बनेगा। इसके लिए हमने क्या किया, मैंने आपको कहा कि आपको KI दिया गया एक्सेस में और इसमें AgNO3 डाला गया। तो आपको पता करना है कौन से टाइप का कोलॉइड बनेगा और कोलॉइड होगा क्या और उसका टाइप क्या होगा। तो देखो, रिएक्शन कराओगे आप, KI एक्सेस में ले रहे हो, तो KI एक्सेस का मतलब K पॉजिटिव और I नेगेटिव आयन बहुत सारे एक्सेस में रखे हुए हैं। इसका रिएक्शन आपने दे दिया बेटा AgNO3 के साथ, तो AgNO3 ने AgI के साथ प्रेसिपिटेट बना दिया PPT, और ये KNO3 फिर डिजोल्व हो गया। अब AgI जो प्रेसिपिटेट बनाया, ये प्रेसिपिटेट छोटे छोटे पार्टिकल में AgI के टूट जाएगा, तो ये AgI का कोलॉइड हो जाएगा। तो KI में AgNO3 मिलाओगे तो आपको कोलॉइड जो मिलेगा वो AgI मिलेगा। बट अब ये देखना है आपको कि AgI पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो AgI और एक्सेस वाले में चले जाओ, जो बना है कोलॉइड वो, और एक्सेस वाले में चले जाओ, और इसमें देखो कॉमन आयन देखो। लेट चेक कॉमन आयन, कॉमन आयन चेक करना है इन दोनों में। तो कॉमन आयन चेक करोगे तो देखो, इसमें I नेगेटिव कॉमन आयन है, इसमें भी I वाला पार्ट पड़ा है, तो कॉमन आयन होगा AgI, तो कोलॉइड बन गया AgI अपॉन I नेगेटिव। आप बोलोगे नेगेटिव कोलॉइड होगा। तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन। मतलब कंडीशन दी गई होंगी, रिएक्शन दे के आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आप किस टाइप का कोलॉइड प्रिपेयर कर पा रहे हो। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को उसने आपको, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, उल्टा दे दिया इस क्वेश्चन को उसने। इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया, सपोज अपोजिट कर दिया जैसे पहले लिया हमने। उसने बोला कि आपके पास अब AgNO3 एक्सेस था और इसमें आपने KI मिला दिया, तो वो तो बताओ कौन सा कोलॉइड बनेगा और किस टाइप का होगा। देन अगेन रिएक्शन दो आप, AgNO3, Ag पॉजिटिव NO3 ये एक्सेस में है। अब की बार KI से रिएक्ट किया आपने, तो अगेन AgI का कोलॉइड बना। अब AgI, अब की बार एक्सेस देखो AgNO3 है, तो इन दोनों में कॉमन आयन चेक करो। तो कॉमन आयन देखो, इसमें भी Ag आ रहा है, इसमें भी Ag आ रहा है, तो पॉजिटिव वाला कॉमन आयन है, इसलिए अब आपका देखो वही AgI का प्रेसिपिटेट बना, लेकिन अब की बार को ऊपर पॉजिटिव जो है इसके साथ मैंने कॉमन आयन Ag पॉजिटिव दे दिया। तो पिछली बार नेगेटिव कोलॉइड बना था, अब की बार पॉजिटिव कोलॉइड बना है। तो कंडीशन डिसाइड करती है कि आप किस टाइप का कोलॉइड बना रहे हैं, किस टाइप के कोलॉइड्स आपके पास बन रहे हैं। जो हम बाय डिफॉल्ट याद करते हैं, जैसे हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक सल्फाइड, ये तो वाटर के अंदर होते हैं, ये रिएक्शंस नहीं होती, ये तो वाटर के अंदर बना के देखोगे आप। देखो सपोज मैं आपको दे देता हूं, मैंने कहा कि आपके पास NaOH है एक्सेस में, और इसमें आपने फेरिक क्लोराइड मिला दिया, तो बताओ कौन से वाला कोलॉइड बनेगा, किस टाइप का होगा। रिएक्शन करोगे आप, FeCl3, NaOH, NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव एक्सेस में है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइड बन गया FeOH थ्राइस। नाउ लेट द चेक कॉमन आयन बिटवीन दिस और दिस एक्सेस में। तो इसमें भी देखो एक्सेस में OH नेगेटिव आयन है, इसमें भी OH नेगेटिव आयन है, कॉमन हो गया, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड आपका नेगेटिव कोलॉइड बन गया आपकी बार। पे अटेंशन, नेगेटिव कोलॉइड फेरिक हाइड्रोक्साइड, बिकॉज बनाने का तरीका ये है, फेरिक क्लोराइड को हम NaOH में डाल रहे हैं, तो अब पॉजिटिव कोलॉइड नहीं रहा। जो हम पॉजिटिव वैसे बोलते रहते थे पॉजिटिव कोलॉइड, बिकॉज वो जो था वो वाटर की केस के अंदर होते हैं। अब ये रिएक्शंस बना बना के देखनी है, तो अब की बार नेगेटिव कोलॉइड हो गया। हाँ, यही क्वेश्चन मैं ऐसे दे देता आपको
कि भाई ये वाटर है और फेरिक क्लोराइड डाल रहे हैं, बताओ कौन सा कोलोइड बनेगा। अब एक्सेस में वाटर, देखना कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब कितनी बेसिक चीजें होती हैं, फंडामेंटल्स क्लियर हो तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। HOH है, HOH एक्सेस में आपके पास रिएक्शन होगी, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, नो डाउट फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया, FeOH थ्राइस। अब इसमें और इसमें एक्सेस तो H2O है, लेकिन आयन कहाँ है? वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो आयन तो दे ही नहीं पाता। यहाँ तो NaOH था, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, कंप्लीटली आयनाइज था, तो इवन एक्सेस में होने पर भी वाटर नोट गिव आयन। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बनेगा इसका और इसका ही कॉमन देना, बिकॉज ये तो आयन देगा ना, तो अब मुझे ये तो दे ही नहीं रहा है वाटर, तो वाटर को कंसीडर ही नहीं करना है। इसलिए वाटर जब भी आता है तो वाटर को कंसीडर नहीं किया जाता है कि वो आयन नहीं देगा, इवन चाहे वो एक्सेस हो। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड फिर इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे। अब FeOH3 FeCl3 आयन देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, पॉजिटिव। इसलिए आप कहते हो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जब वाटर में हम बनाते हैं तो Fe+3 मतलब पॉजिटिव कोलोइड बनता है। तो जब कुछ मेंशन नहीं होता है तो इसका मतलब वाटर कंसिडर कर रहे हैं, और वाटर कभी भी अपना कोई आयन नहीं देगा, तो बाकियों में जो दो बचे होंगे उसी में कॉमन आयन देखना है, इसलिए ये पॉजिटिव कोलोइड होता है। तो ये एक रूल होता है, कैलकुलेशंस होती है, इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं कि भाई इस तरह अगर आपको कंडीशन दी हुई है, मतलब कोलोइड बनाने का नॉलेज है या नहीं है आपको कि कौन सा पॉजिटिव कोलोइड बनेगा या कोई नेगेटिव कोलोइड बनेगा। क्लियर बेटा? तो ये कुछ पार्ट्स है जो कोलोइडल सॉल्यूशन का आपको तैयार करना है। कोगुलेशन पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चैप्टर है, ये आप एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट तैयार कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से। फिर हम एक टॉपिक लेते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले कोई भी हमें रिएक्शन गिवन है तो उसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम। देखो, सपोज आपके पास कोई भी रिएक्शन दी हुई है, ए है कोई, और वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट जो मैं दूंगा वो ए की कंसंट्रेशन में चेंज के बेस पर दूंगा। तो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा डी ए की कंसंट्रेशन में चेंज बाई डी टी। ए रिएक्टेंट है, टाइम के साथ कम हो रहा है, तो माइनस डी ए बाई डी टी लिख दूंगा मैं। तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। ए जो है वो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। कई बार आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना देके प्रेशर दिया जाता है, तो आप कंडीशन यूज कर सकते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस डी सी ए बाई डी टी, ए का कंसंट्रेशन। या आपको प्रेशर की टर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, सिंस P इज इक्वल टू सी आर टी, तो आपको प्रेशर की टर्म में लिखना है तो आप सी आर टी को लिखोगे तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P अपॉन आर टी। प्रेशर की टर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस डी सी की जगह लिख दोगे P, डी पी, आर टी भी नीचे आ जाएगा, आर टी डेल्टा टी। तो कभी भी आप रेट शो करते हो तो रेट आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर कंसंट्रेशन डायरेक्ट दे रखा है तो डी ए बाई डी टी, प्रेशर दे रखा है तो आर टी से डिवाइड और कर देना। गैसेज के लिए स्पेशली होता है, प्रेशर तभी यूज करोगे जब गैसेज होंगी, तो डीपी अपॉन आर टी डी टी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि मान लो आपको पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे N2 प्लस 3H2 पूरा बैलेंस इक्वेशन दे रखा है, 2NH3 ये रिएक्शन दे दिया, और इस रिएक्शन में आपको इन सब का रेट रिलेट करना है। तो एक बात ध्यान रखनी है, जब आप इंडिविजुअल का रेट की बात करते हो तो कोफिशिएंट यूज नहीं करते। इन इंडिविजुअल रेट don't contain
कोफिशिएंट। बट आप जब एक दूसरे को रिलेट करते हो, रिलेटेड रेट इन्वॉल्व रिवर्स ऑफ कोफिशिएंट, रिवर्स ऑफ कोफिशिएंट। पहला प्रॉब्लम यहीं से बनता है। जैसे मान लो मुझे अकेले ये दिखाना है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, तो अकेले का रेट दिखाना है, इंडिविजुअल रेट दिखाना है, तो मुझे कोफिशिएंट लेने की जरूरत नहीं है, वैसे है भी नहीं कोफिशिएंट इसका, 1 ही है। तो डी माइनस डी एन टू अपॉन डी टी लिखूंगा बस। जैसे मुझे लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो मुझे कोफिशिएंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सीधा लिखूंगा माइनस डी एच टू अपॉन डी टी। बट अगर मुझे एक दूसरे को रिलेट करना है, तो रिलेट करने पर हर किसी का पर मोल का रेट बताया जाता है, तो रिलेट करने पर आपको कोफिशिएंट के रिवर्स देने हैं। जैसे मैं लिखूंगा इस रिएक्शन का रेट है, रेट इज इक्वल टू नाइट्रोजन के रेफरेंस में, तो मैं लिखूंगा डी एन टू बाई डी टी, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ गया, इज इक्वल टू, रिलेट कर रहा हूं, रिलेटेड रेट निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन का निकालना है मुझे, तो हाइड्रोजन का लिखूंगा डी एच टू अपॉन डी टी, और हाइड्रोजन का 3 है तो यहां आ जाएगा 1/3, इक्वेट करूंगा तो इज इक्वल टू, अमोनिया का निकालना है तो कोफिशिएंट का उल्टा कर दूंगा पहले, 1/2 डी NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन dt। तो इंडिविजुअल जब कभी भी होगा तो आपको कोफिशिएंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो रिलेटेड रेट एक दूसरे को रिलेट करते हो तब आपका कोफिशिएंट का इन्वर्स कर देना, इससे हर किसी का परमोल आ जाएगा। इसका परमोल इतना ही रहेगा, इसका परमोल 3 से डिवाइड करोगे, इसका परमोल चेंज 2 से डिवाइड करोगे, तो वो फिर रेट सारी वैल्यू जो आती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, पर मोल रेट सबका इक्वल हो जाता है। तो इस पर देखो प्रॉब्लम आते हैं आपके, मैं पहला प्रॉब्लम इसी पे दे रहा हूं। सपोज हम लोगों ने ये प्रॉब्लम किया, इफ rate of disappearance of hydrogen in Haber process of ammonia formation is 8 mole per liter per second, 8 mole per liter per second, then calculate the rate of formation of ammonia in मोलरिटी पर सेकेंड, मोल पर लीटर सेकेंड देना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो पहला पॉइंट वही है, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, तो सबसे पहले तो एक रिएक्शन लिखो, उससे आपको रिलेट पता लग जाएंगे। तो रिएक्शन क्या है, N2, कोई भी बैलेंस इक्वेशन बना लो, N2 3H2 2NH3। आपको जो गिवन है एक तो वो उठा लो, गिवन था हाइड्रोजन, और एक जो निकालना है वो उठा लो, इन दोनों के रेट रिलेट करो, तो इसका रेट क्या आ जाएगा, 1/3 DH2/dt, इधर आ जाएगा 1/2 DNH3/dt। अब आपको DH2/dt इंडिविजुअल का रेट तो दे रखा था, जो आपको ऊपर दे रखा है वो यूज कर लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 8 मोल पर लीटर सेकंड था, तो ये माइनस भी लगा सकते हो आप, तो 1/3 8 1/2 DNH3/dt, ये आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा 16/3। DNH3/dt हो जाएगा 16/3 मोल
पर लीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपको रिलेट करना हो तो ऐसे आपने, सिंपल सी प्रॉब्लम आती है लेकिन मिस्टेक होता है तो मिस्टेक नहीं करना है आप लोगों ने। मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं लेकिन उसमें कुछ मैं अप्स एंड डाउन डाल रहा हूं, ध्यान देना है आपने। इफ रेट ऑफ disappearance of hydrogen in ammonia formation from N2 is 8 gram per liter per second, then calculate the rate of formation of ammonia in gram liter per second। बताओ बेटा, निकालो, कैलकुलेट करो इसको, क्या बन रहा है। क्या आएगा देखो, आंसर दो मुझे। आया नहीं बेटा किसी का? हेलो हेलो, सुन रहे हो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ये हाँ। सही सर। हाँ, आंसर निकालो बेटा, इसका क्या आ रहा है देखो। मुश्किल नहीं है, इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक क्लिक है बस, वो आपको करना है। नहीं हो रहा बेटा? क्या प्रॉब्लम आ रही है सोल्व करने में? सर 0.2 आएगा। 0.2 लिख लेते हैं बेटा जो आपका है, फिर चेक करते हैं। और किसी का? इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है बेटा जितना टाइम लगा रहे हो, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, इससे बड़ी कैलकुलेशन तो आगे आने वाली है। ये रिएक्शन है बेटा, N2 प्लस 3H2, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 2NH3 है। आपको हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और अमोनिया बनाना है, तो इसका मतलब ये तो हो गया 1/3 DH2/dt इज इक्वल टू 1/2 DNH3/dt।
अब क्या है कि आपका जो ये जो H2 होता है ये कॉन्सेंट्रेशन होती है, मोलरिटी होती है, और यहाँ पर जो दे रखा है अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट दे रखा है तो उसको मोल बनाना था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मोल कैसे बनाओगे, 8 ग्राम है, 8 ग्राम है तो ये हो जाएगा आपका 1/3। जो 8 ग्राम है तो मोल कैसे बनाते हो, गिवन वेट अपॉन फार्मूला वेट, हाइड्रोजन का 2 वेट होता है तो 8/2 रख दोगे यहाँ पर। ये निकाल देते हैं एक बार। तो ये हमारे पास आ गया, देखो जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो ये 2 इधर चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। तो अब हमारे पास आ गया DNH3/dt इज इक्वल टू आ गया 8/3। लेकिन अब 8/3 हमारा मोल में आ रखा है, ये DNH3 निकाला है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब मोल को वापस अमाउंट में कन्वर्ट करना है। तो मोल को अमाउंट में कन्वर्ट कैसे करोगे मोल को अमाउंट में कैसे करते हो, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो मोलर मास किसका, आपकी बार अमोनिया का। तो 8 × 17/3 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो जितना भी आएगा ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो निकाल लोगे जितना आपका आएगा, अप्रोक्सीमेट 339 50 के आसपास आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 50 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। तो था सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फर्क इतना था उसने अमाउंट आपको ग्राम में दे दिया था, या मोल में रखते हो, मोल पर लीटर पर सेकेंड में मोल बना लिए, मोल बना के रख दिया। क्वेश्चन में तो नाइट्रोजन का दे रखा है आपने 8 ग्राम पर लीटर पर सेकंड। ये पढ़ो क्वेश्चन को, देखो, इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया फॉर्मेशन फ्रॉम नाइट्रोजन, तो है किसका हुआ ये, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो हाइड्रोजन का हुआ ना, 8 ग्राम पर लीटर। अच्छा सर, वो मल्टीप्लाई का मैंने गलती से डिवाइड कर दिया, इसलिए 0.2 आ गया था सर उसके अंदर। हाँ, तो वो आपको ये छोटी छोटी चीजें ना ये ध्यान रखनी है, इसमें प्रॉब्लम मुश्किल नहीं होगा, बस यही है कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो वैल्यू सर कैसे निकल। तो फर्स्ट लेवल का प्रॉब्लम ये आता है। तो सेकंड लेवल की प्रॉब्लम जो आती है फिर हमारे पास इसमें आता है, जिसमें हमसे ऑर्डर, मोलिकुलरिटी और कोफिशिएंट में डिफरेंस क्लियर करना होता है हमको। कोफिशिएंट, सर मोलिक, हाँ बोलो बेटा। सर ये इसमें 8/2 कैसे आया? कौन सा? ऊपर वाले क्वेश्चन में 8/2 कैसे आया? 8/2 कैसे आया, देखो ऐसे आया। क्या दे रखा था यहाँ पर, ये दे रखा था आपको 8 ग्राम दे रखा था ना, 8 ग्राम लिख रखा है। और यहाँ पर जो रखते हो मोल रखते हो, मोल मोलरिटी में रखते हो, हाइड्रोजन के मोल बना के रखोगे यहाँ। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन किसी का भी फार्मूला वेट। तो वेट दे रखा था मुझे 8 ग्राम, मैंने 8 लिख दिया। मोलर मास मुझे हाइड्रोजन का है तो H2 का 2 होता है, इसलिए मैंने 2 लगा दिया, तो मोल बन गए इसके। यहाँ तो मोल में ही रखूंगा ना मैं, समझ गए। यस सर। बस बेटा ध्यान जाने वाली बात है कि पहले कभी हमने उस एंगल से उस चीज को देखा नहीं, अब उससे चीजें सोच रहे हैं, अरे हाँ ऐसे भी हो सकता है क्या, ग्राम में दे दिया, हम तो सीधा सीधा फार्मूला ही लगाए जा रहे थे, लेकिन वो फार्मूला तो मोल पर था, मोलरिटी पर था, तो वो कन्वर्ट भी करना था, बस इतना ध्यान देना होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, कोफिशिएंट होता है, एक वर्ड मोलिकुलरिटी होता है, कोफिशिएंट, मोलिकुलरिटी, एंड एक होता है ऑर्डर। इन तीनों चीजों में डिफरेंस करना है आपको। कोफिशिएंट एक्चुअली कभी जो बैलेंस इक्वेशन में गिवन होते हैं, जो आपको बैलेंस इक्वेशन दिया जाता है वो देखकर जो बताते हो वो आपके कोफिशिएंट होते हैं, एक्चुअल में वो कोफिशिएंट होते हैं। तो कोफिशिएंट कहां से दिखते हैं, जो हम गिवन इन बैलेंस इक्वेशन, जो भी हमें बैलेंस इक्वेशन दी होती है ना, यहीं से धोखा स्टार्ट हो जाता है। हम सोचने लग जाते हैं कि जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं वो मोलिकुलरिटी होगी, वो ऑर्डर होगा, ऐसा कुछ नहीं बेटा। जैसे आपने क्या है, सिंपली रिएक्शन लिख लिया भाई, जैसे PCl5 का रिएक्शन लिख लिया, तो PCl5, PCl3 और Cl2, ये बैलेंस कर दिया मैंने। तो ये बैलेंस में वैसे एक्चुअल में ये 1 और 1 जो रखे हैं ये कोफिशिएंट हैं, लेकिन अगर ये 1 स्टेप रिएक्शन हो, वो हमें याद करनी होती है। अगर 1 स्टेप रिएक्शन होती है तो 1 स्टेप रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होता है वही मोलिकुलरिटी होती है, वही ऑर्डर भी होता है। इसलिए कई बार हमें
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वन स्टेप रिएक्शन, जैसे PCl5 वन स्टेप रिएक्शन है, तो ये जो लगे हुए हैं ये कोफिशिएंट है, और ये जो वन लगा हुआ है ये सिंपल रिएक्शन है, तो जो कोफिशिएंट है वही मोलिकुलरिटी है, वही ऑर्डर है। तो इस रिएक्शन में PCl5 का कोफिशिएंट भी वन है, मोलिकुलरिटी वन में है, और ऑर्डर भी वन है। लेकिन ऐसा ऑलवेज नहीं होता बेटा, हर रिएक्शन में नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, K2Cr2O7, इसको बैलेंस करोगे तो 14 HCl आएंगे, और ये बन जाएगा आपका KCl प्लस क्लोरीन प्लस CrCl3 प्लस H2O एटसेट्रा। तो कभी क्या ऐसा हो सकता है क्या, अगर ये 14 में कह देता कि ये 14 ये रहा सर, 1 ये रहा, तो 15 मोलिकुलरिटी या ऑर्डर हो गया? पॉसिबल है क्या? कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 14 15 मोलिकुलरिटी या ऑर्डर आ जाए। इसका मतलब एक्चुअल में ये जो आगे लगे हुए हैं रिएक्टेंट के आगे, ये कोफिशिएंट है, और ये एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो जनरली आप हमेशा याद रखोगे, जो रिएक्शन देख के हम कुछ नहीं बता सकते, रिएक्शन देख के सिर्फ हम कोफिशिएंट ही बता सकते हैं कि आगे लगने वाले कोफिशिएंट हैं। फिर मोलिकुलरिटी क्या होती है और ऑर्डर क्या होती है? तो मोलिकुलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मीनिंगलेस होती है, सिर्फ जो आपके वन स्टेप रिएक्शन है वहां पर ऑर्डर के इक्वल होती है। तो एक्चुअल में तो है ऑर्डर, और ऑर्डर जो है वो क्या होता है कि ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ एक्चुअल स्पीसीज, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, नंबर ऑफ एक्चुअल स्पीसीज विच शो चेंज इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या होता है? मान लो बहुत सारी स्पीसीज ने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लग गए, उसमें से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कितने पार्टिकल ने चेंज शो किया, नंबर ऑफ एक्चुअल स्पीसीज विच शो चेंज इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन, वो ऑर्डर होता है। तो ये तो कभी रिएक्शन देख के पता लग ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ प्रैक्टिकल से पता लग सकता है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया जा सकता है। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, मतलब रिएक्शन देख के नहीं बता सकते आप, एक्सपेरिमेंट करके ही बताते हो। तो ऑर्डर जो होती है, नंबर ऑफ एक्चुअल स्पीसीज होती है विच शो चेंज इन इट्स कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंट पता करोगे तब आपको पता चलेगा कि ऑर्डर क्या होता है। अब ये ऑर्डर जो हम निकालते हैं, कि सपोज मैंने आपका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कैसे, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, सपोज एक्स मोलिक्यूल ए के वाई मोलिक्यूल बी के, या ए के ए मोलिक्यूल बी के बी मोलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं सपोज। अब मैं इसका रेट निकालूंगा, तो रेट इज इक्वल टू के, मतलब रेट कांस्टेंट, ए की कंसंट्रेशन का पावर और बी की कंसंट्रेशन का पावर। अब ये रिएक्शन देख के नहीं लिखूंगा कि यहां ए आ जाएगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इस बात का मतलब ये हो गया कि मैंने ए के ए पार्टिकल लिए और सारों की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज हो गई, क्योंकि एक्चुअल में ये लिखने से थोड़ी पता लग रहा है चेंज होगी, लेना कितना है वो अलग बात है। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसमें ए में से 10 पार्टिकल लिए लेकिन 7 पार्टिकल नहीं कंसंट्रेशन चेंज किया, तो वो चीज ऑर्डर होता है। तो ए ये कोएफिशिएंट होते हैं जो लिखे हुए होते हैं। तो यहां जो वैल्यू आएगी, जरूरी नहीं है ए आए, कुछ भी आ सकती है, उसको हम एक्स बोलेंगे। और बी की भी बी नहीं आएगी, कुछ भी आ सकती है, वाई होगी। तो एक्स और वाई क्या है, ये हमें कैसे पता लगेगा बेटा? ये एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा। तो एक्स एंड वाई क्या है, या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। नहीं तो मैं रिएक्शन देख के लिख देता ना ए और बी। तो एक्स वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, इसी को आप बोलते हो ऑर्डर। जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती हैं वो ऑर्डर, और कुछ भी आ सकती है वैल्यू। यहां पर 3 है तो जरूरी नहीं है 3 आए, ये कुछ भी हो सकती है। 8 मे बी नेगेटिव फ्रैक्शन पॉजिटिव, तो कुछ भी हो सकती है, मे बी नेगेटिव फ्रैक्शन पॉजिटिव 1 2 3, और रेयरली मोर देन 3। तो ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है
उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ, इसका मतलब ये होगा कि ये जो आप ये लिखते हो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, जो ये रेट एक्सप्रेशन होता है इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो डेटाबेस है। ये रिएक्शन देख के हम नहीं लिख सकते कि ये पावर कितना आएगा, ये एक्सपेरिमेंट से हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो ये एक्सपोनेंट होते हैं, जो पावर होती हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर, उसको हम ऑर्डर बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा। और एक्सपेरिमेंट से कैसे पता लगेगा? जो आपके सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, मैं कुछ उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। तो देखो, आपको दो चीजों से पता लगेगा ये। एक तो नोट नंबर 1, एक आप यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से पता करोगे, फ्रॉम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब ध्यान देना इस बात पे, छोटा सा पॉइंट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे यूनिट ऑफ रेट निकालना हो, रिएक्शन का यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो वेरी सिंपल, जो भी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा भाई, टी में चेंज आएगा। तो कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो मोल पर लीटर में होगा, तो मोल पर लीटर, या सिंपली कहूं तो कंसंट्रेशन का यूनिट और टाइम का यूनिट इनवर्स। तो जब भी एग्जाम में आपके पास यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आ जाए तो आप बोलोगे कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन क्या होता है और सोल्व करो, मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम में कुछ भी हो सकता है, सेकेंड, यूनिट, मिनट, कुछ भी। लेकिन अगर वो कह दे एसआई यूनिट बताओ आप, तो मोल का मोल, लीटर का मीटर क्यूब लिखना, सेकेंड का यहां मैं टाइम ले लेता हूं, टाइम कोई सा भी, यहां तो मिनट और डे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एसआई बोलेगा तो ये यूनिट आएगा। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है देखो, अगर वो आपसे पूछता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताओ, तो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। लेकिन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर लेनी है या मोल पर मीटर क्यूब लेनी है, डिपेंड करेगा। एसआई पूछेगा तो मोल पर मीटर क्यूब पर सेकंड में लोगे। अब आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है। देखो, रेट कांस्टेंट, आप रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना चाहते हो तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब के का यूनिट निकालना चाहते हो तो सिंपल रिएक्शन लिखते हैं। देखो, हमारे पास सपोज कोई रिएक्टेंट है ए, ए से मान लो प्रोडक्ट बना रहा है पी, तो रेट क्या लिखोगे आप? रेट इज इक्वल टू के। अब ए का पावर हमें नहीं पता क्या है, वो हमने लिख दिया एक्स है, तो रेट इज इक्वल टू के। तो के इज इक्वल टू कितना आ गया? रेट डिवाइडेड बाई ए का पावर एक्स। तो यूनिट कैसे आएगा? देखो, रेट, रेट का यूनिट क्या लिखा था? कॉन्सेंट्रेशन, और ये आ गया रेट कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स रेट का। और ये भी तो कंसंट्रेशन है, ए की भी कंसंट्रेशन है, तो ये आ गया कंसंट्रेशन का पावर एक्स या एन, कुछ भी कर दो, मान लो एन लिख दिया, ऑर्डर जो भी होगा एन, तो एन आ गया। तो ये कंसंट्रेशन की पावर 1, ये एन हो गया, तो ये क्या आ गया? कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स। ये यूनिट आ गया, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट जो होगा वो कंसंट्रेशन 1 माइनस एन टाइम, और एन क्या है यहां पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब तक ऑर्डर नहीं पता लगेगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज एज एग्जांपल, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो निकालो। देखो, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस जीरो टाइम इनवर्स, तो क्या रहेगी? कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स।
बिल्कुल वैसा ही आ गया जैसा रेट का यूनिट था, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पता लग गया। अगर आपके के का यूनिट किस जैसा है, इफ बिल्कुल रेट जैसा है, तो जो जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट है उसके रेट कांस्टेंट का यूनिट उसके रेट के बराबर ही होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहचान मिल गई देखो आपको। इफ यूनिट ऑफ rate constant is similar with unit of rate, यूनिट ऑफ रेट। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए कि अगर देखते ही क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब जैसे नजर पड़ी आपकी और रेट कांस्टेंट का यूनिट चेक किया आपने, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किस जैसा आ रहा है, बिल्कुल यूनिट ऑफ विद यूनिट ऑफ रेट का आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, तो इट मींस ऑर्डर इज जीरो। तो कुछ आपके आइडियाज लग जाएंगे आपको। देखो ऐसे ही आपके जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है और मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर पर आती है। जैसे देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सपोज इसके लिए निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जितना भी ऑर्डर आ जाए आप ये यूज करो ना, ये पड़ा आपके पास। तो फार्मूला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन 1 - n टाइम इनवर्स। तो कॉन्सेंट्रेशन 1 - 1 टाइम इनवर्स। तो 1 - 1 0, किसी की पावर 0 होती है तो सिर्फ क्या रह गया, टाइम इनवर्स। तो जहां पर आपको टाइम इनवर्स दिख रहा है इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपके पास क्या पहचान आ गई है कि रेट कांस्टेंट दिखा लिखा तो होगा ना क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट भी डाल रखी होगी। यूनिट देखते ही आपको ऑर्डर पता लग जाएगा कि ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट जैसी है तो जीरो ऑर्डर, रेट कांस्टेंट की यूनिट सिर्फ टाइम इनवर्स में है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह तरीके से सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर जितना मर्जी है इससे यूज करके आप निकाल सकते हो। एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड कि रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट वर्ड देखो कांस्टेंट लगा हुआ है, इसलिए सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। तो ये कंसंट्रेशन डबल करने से रेट कांस्टेंट डबल नहीं हो जाएंगे बेटा, ध्यान रखना, बस रट लेना ये बात। कुछ भी चेंज करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब के ओनली डिपेंड्स, क्योंकि कांस्टेंट है ना वो, के ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड आगे चल के बताऊंगा मैं कैटलिस्ट, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट करेंगे हम। कैटलिस्ट मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ही होता है। तो रेट कांस्टेंट के ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने के साथ कम होता है। तो रेट कांस्टेंट सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो के इंक्रीज होगा। ऑलवेज ऑलवेज ध्यान रखना, ऑलवेज आइदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, आइदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। यहां भी बहुत बच्चे फंसते हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है कि एक्सो और एंडो देखें हम, ये रेट कांस्टेंट है, दोनों का सिंबल के ही होता है। तो आइदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज होने से के रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीज होगा, इसमें इसका कोई रोल नहीं है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक का। और एक्टिवेशन एनर्जी ईए, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से के इंक्रीज होता है, क्योंकि कैटलिस्ट डालते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा कि कैटलिस्ट काम क्या करता है। कैटलिस्ट एंथैल्पी वेंथैल्पी को अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा तो रेट बढ़ जाएगा, तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। बाकी किसी पर ये
डिपेंड नहीं करेगा। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं कि ये रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट है के, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है ए मोल पर लीटर, इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन है ए मोल पर लीटर। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन, नाउ इफ concentration of reactant is taken to A, then what will be the value of K? रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना आएगा K का? K1 की वैल्यू लिख दो, कुछ X लिख दो। ये रिएक्शन है, A से P है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू X दे रखी है उसने। अब कहता है A मोल पर लीटर है A की कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 2A ले ली, तो वैल्यू ऑफ K कितनी हो जाएगी बताओ? सर सेम ही रहेगी। सेम रहेगी। तो सेम रहेगा। सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों रहेगा? कि बाकी किसी चीज पर K की वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती है। मैंने यहां लिख दिया ना, सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पर। ऐसे नहीं है कि 2A कर दिया तो 2K कर दें हम या 2X कर दें, बिकॉज ये रेट कांस्टेंट है, रेट नहीं है। रेट पे फर्क पड़ सकता था, लेकिन ये रेट नहीं है, ये रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, या कोई स्पेशल चीज आ जाती है, जैसे यहाँ पर स्पेशल चीज आ गई एक्टिवेशन एनर्जी। तो रेट कांस्टेंट का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन बना देगा, लंबा चौड़ा, और कहानी बना देगा। ऐसे होना कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि रेट कांस्टेंट अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तभी चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ K की वैल्यू बढ़ेगी, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। और कैटलिस्ट डालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए K बढ़ेगा। बस दो ही चीजों से इफेक्ट होता है, बाकी किसी चीज से इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे हम इससे आगे का, फिर न्यूमेरिकल वगैरह की ऑर्डर के कैसे होते हैं और टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट क्या आता है। अभी तो देखा है कैसे होता है, क्या आता है, कितना आता है, या इसका कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट आता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर? यस सर। ओके बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू सर वो डीपीपी रह गई थी हमारी। डीपीपी तो मैंने कहा था 10 मिनट पहले बताना, अभी तो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास सर है। आप वो पढ़ा रहे तो फिर मैंने बीच में नहीं बोला। कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे। वैसे तो उसमें मुझे ध्यान है कि वो वाले क्वेश्चन है, थियोरेटिकल ज्यादा है, वो पीजो उसमें एक इलेक्ट्रिक और क्वेश्चन में आंसर गलत भी है ना। गलत हो ना वो अपने, मेरे को अभी ध्यान हो तो अभी मेरे को बता दो, मैं देख लूंगा। कल न्यूमेरिकल है थियोरेटिकल है? सर न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा चलो, मैं देख लूंगा, फिर बता दूंगा, फिर उसको करेक्शन में डाल देंगे फिर। ठीक है, ओके सर।